बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड मैट्रिक फ़िज़िक्स ठीक हो गया। लेक्चर 7 पार्ट 2 क्या है ये? कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम एंड पाकिस्तानी साइंटिस्ट। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। शेयर कीजिए, बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, थ्रू आउट सिंध शेयर कीजिए। ये पढ़ नहीं रहे आप, ये सीख रहे हैं, ठीक है। एक एक वर्ड सिखा रहा हूँ आप लोगों को इंशाल्लाह, और सिखाऊंगा। अभी टाइम है एग्ज़ाम में। बुक खोल लीजिए और बुक का पेज नंबर आप निकाल लीजिए, पेज नंबर 8। क्या है पेज नंबर 8 के ऊपर? दूसरे मुस्लिम साइंटिस्ट जो यहाँ पर मौजूद हैं उनका नाम है याकूब इब्न इसहाक। ये दूसरे मुस्लिम साइंटिस्ट याकूब इब्न इसहाक, याकूब इब्न इसहाक अल-किंदी, अल-किंदी। डेट ऑफ बर्थ क्या है इनकी? 800 और 873, सिर्फ 73 साल इन्होंने ज़िंदगी पाई, ठीक है भाई। इनके बारे में जानते हैं। तो ये उम्मीद कर रहा हूँ कि बुक खुली हुई है आपके पास और पेज नंबर 8 भी खुला हुआ है। नई बुक हो या पुरानी बुक हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पेज नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन मटेरियल वही है। क्या लिखा हुआ है? एडी और बीसी का तो कोई कॉन्सेप्ट कन्फ्यूजन होगी नहीं, क्योंकि ये तो मैं हिस्ट्री में पहले क्लियर करवा चुका। क्या कह रहे हैं? कहाँ पैदा हुए? ये बसरा में पैदा हुए, इराक़ का जो शहर है। इसके अलावा इन्होंने लिखे, प्रोड्यूस्ड मतलब लिखे, क्या? रिसर्च मोनोग्राफ। अब ये रिसर्च मोनोग्राफ क्या होते हैं ये भी मैं आपको बता दूं कि मोनोग्राफ किसको कहा जाता है। अ डिटेल्ड रिटन स्टडी, a detailed written study of a single specialized subject, यानी कि एक सब्जेक्ट पर, सिंगल स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के ऊपर डिटेल्ड रिटन स्टडी, तफसील के साथ तहकीक की गई हो, और तफसील के साथ तहकीक करने के साथ साथ वो तफसील के साथ तहकीक करके आपने उसको लिखा भी हो, कलम बंद भी किया हो, अपनी पूरी रिसर्च को, अपनी पूरी डिटेल्ड स्टडी को एक सब्जेक्ट के ऊपर, उस रिटन पेपर को, रिटन डॉक्यूमेंट को रिसर्च मोनोग्राफ कहा जाता है। अब यकीनन कौन से रिसर्च मोनोग्राफ थे, किस टॉपिक पे इन्होंने किए थे, वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर 3 हैं जिसके ऊपर इन्होंने अपने रिसर्च मोनोग्राफ लिखे थे। 3 टॉपिक, एक तो मेट्रियोलॉजी, मौसमियात से मुताल्लिक, मौसमों से मुताल्लिक, ठीक है भाई। दूसरी चीज़ जो थी वो स्पेसिफ़िक ग्रेविटी के ऊपर इन्होंने लिखे थे, स्पेसिफ़िक ग्रेविटी के ऊपर इन्होंने रिसर्च पेपर अपना या मोनोग्राफ प्रोड्यूस किए थे। और तीसरी चीज़ टाइड्स। टाइड्स का मतलब होता है समंदरी लहरें, समंदरी लहरें। आसान लफ्ज़ों में इसको ये कहा जाता है, समंदर में जो मद्दो जज़र आते हैं, समंदर में लहरें ऊंची नीचे होती हैं, इसकी वजूहात क्या हैं, इसके ऊपर इन्होंने रिसर्च मोनोग्राफ लिखा। मौसमों के ऊपर इन्होंने रिसर्च मोनोग्राफ लिखा। सर ये समझ में आ गया, स्पेसिफ़िक ग्रेविटी क्या है जिसके ऊपर इन्होंने रिसर्च मोनोग्राफ लिखा, ये बता देता हूँ आपको। एक वर्ड बहुत कसरत से इस्तेमाल होता है और मैंने कई वीडियोज़ इसके ऊपर बनाई हैं, जिसको रेशो कहते हैं। रेशो में आप कंपैरिजन करते हैं, मवाजना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, मवाजना करते हैं। कंपैरिजन बिटवीन 2 थिंग्स, 2 चीज़ों के दरमियान आप मवाजना करते हैं। मिसाल के तौर पर आपने एक बिल्डिंग बनाई है और वो बिल्डिंग जो है वो बहुत ऊंची बिल्डिंग है आपके ख़्याल में, लेकिन ये आपकी बिल्डिंग बनाई हुई है। आपको इसकी हाइट का अंदाज़ा करना है तो इसको कंपेयर करें, इस अपनी बिल्डिंग बनाई हुई बिल्डिंग की हाइट को कंपेयर करें किससे? बुर्ज खलीफा से। द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, दुनिया में इस वक्त सबसे ऊंची इमारत जो है बुर्ज खलीफा है।
तो आप अपनी बनाई हुई बिल्डिंग को जब बुर्ज खलीफा से कंपेयर करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपकी बिल्डिंग की वर्थ क्या है, उसकी कदर व कीमत क्या है। समझ में आ गई? तो ये कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन करता है ये रेशो। समझ में आ गई बात? और स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो एक रेशो ही है। अगर ये रेशो है तो यकीनन इसके अंदर भी दो चीज़ें होंगी जिनका आपस में कंपैरिजन किया गया होगा। इन दो चीज़ों में से एक चीज़ आपको बता दूं, एक चीज़ स्टैंडर्ड होती है। स्टैंडर्ड एक चीज़ क्या होती है? स्टैंडर्ड मतलब वो एक ऐसी चीज़ होती है जिसको देख के दूसरे जो है वो अपनी वर्थ, अपनी वैल्यू का अंदाज़ा करते हैं। इसमें हमारे पास जो भी हमने बिल्डिंग और दूसरी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा की मिसाल ली, इसमें बुर्ज खलीफा जो है वो स्टैंडर्ड है। दुनिया की जितनी बिल्डिंग्स हैं सब उसको देख के अपने आप को कंपेयर करेंगी, अपनी बिल्डिंग की हाइट का, उसकी अपनी बिल्डिंग की हाइट का, अपनी बिल्डिंग की वर्थ का, कदर व कीमत का, कि कितनी ऊंची हमने बिल्डिंग बनाई है, उसकी वैल्यू अगर जाननी है तो आप स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे। और स्टैंडर्ड क्या है? बुर्ज खलीफा। तो साबित हुआ कि रेशो में जो दो चीज़ों का आप कंपैरिजन करते हैं उसमें से एक चीज़ जो है वो स्टैंडर्ड होती है। बात समझ में आ गई आपको? तो ये बिल्डिंग और बुर्ज खलीफा वाली मैंने एग्जांपल देके आपको समझा दिया। अब यहाँ पर ये रेशो जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये क्या है? ये भी यकीनन रेशो है, तो इसमें दो चीज़ें होंगी और एक चीज़ जो होगी वो स्टैंडर्ड होगी। ये डेंसिटी है, ये डेंसिटी है। कंपैरिजन बिटवीन टू डेंसिटीज़, दो डेंसिटीज़ के दरमियान कंपैरिजन करना, मवाजना करना, तो आपको यकीनन दो डेंसिटीज़ हैं तो एक डेंसिटी क्या होगी? स्टैंडर्ड होगी। तो एक डेंसिटी जो आप लेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी के अंदर, एक डेंसिटी जिसको स्टैंडर्ड के तौर पे लेंगे वो वाटर की डेंसिटी होगी, वाटर की डेंसिटी होगी। समझ आ गई बात? वाटर की डेंसिटी स्टैंडर्ड का काम करेगी। दूसरी चीज़ ले लीजिए आयरन। अब आयरन की डेंसिटी को अगर आप, आयरन की भी डेंसिटी होती है, सारी चीज़ों की डेंसिटी होती है, तो आयरन की डेंसिटी की वर्थ का अंदाज़ा लगाना है कि आयरन की डेंसिटी कितनी है, तो आप इसको कंपेयर करेंगे किससे? वाटर की डेंसिटी से। वाटर की डेंसिटी जो है वो क्या है? वो हमारे पास स्टैंडर्ड है। तो जब इन दो चीज़ों का आप मवाजना करेंगे, इनका कंपैरिजन करेंगे, इनका रेशो निकालेंगे, जिसमें से एक चीज़ जो है वो वाटर की डेंसिटी है और दूसरी चीज़ कोई सी भी हो सकती है जिसकी डेंसिटी की वर्थ का आपको अंदाज़ा लगाना हो कि इसकी डेंसिटी की वर्थ कितनी है। आयरन की जगह आप गोल्ड को ले लीजिए, कॉपर को ले लीजिए, मिल्क को ले लीजिए, हनी को ले लीजिए। तो इन सारी दूसरी चीज़ों की डेंसिटीज़ को कंपेयर करना है तो स्टैंडर्ड डेंसिटी किसकी है? वाटर की। तो ये जो कंपैरिजन है दो डेंसिटीज़ का, जिसमें एक डेंसिटी जो है वो वाटर की है, इस कंपैरिजन को, इस रेशो को बिटवीन टू डेंसिटीज़, इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी कहा जाता है। और इसी के ऊपर जो है वो याकूब इब्न इसहाक अल-किंदी ने रिसर्च मोनोग्राफ लिखे थे। ठीक है भाई, ये भी मैंने आपको तफसील से बता दिया। आगे फिर क्या कहता है? सबसे ज़्यादा अहम काम जो था इनका, मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क बता रहा है, सबसे ज़्यादा अहम काम जो था, इसके बाद इन्होंने साउंड और ऑप्टिक्स पे काम किया था। साउंड और ऑप्टिक्स पे इन्होंने काम किया था। दूसरा काम अब इनका आ रहा है, साउंड पे काम किया था और ऑप्टिक्स पे काम किया था। साउंड तो आपको पता है, आवाज़ को कहते हैं। ऑप्टिक्स का क्या मतलब है? बसरियात। बसरियात से मतलब विज़न। कौन सा विज़न? अवेंजर्स वाला विज़न नहीं है भाई, ये मत समझिएगा अवेंजर वाले विज़न की बात कर रहा हूँ, नहीं। बसरियात मतलब विज़न। विज़न मतलब नज़र या देखना या मंज़र। नज़र, देखना, मंज़र, विज़न, बसरियात, ऑप्टिक्स। मतलब ऑप्टिक्स में देखने से मुताल्लिक़ सारी चीज़ें आ जाती हैं। लाइट के बगैर आप नहीं देख सकते, लाइट भी ऑप्टिक्स में आ जाती है। आप देखने के लिए अदसों यानी कि शीशे का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मेरे ग्लासेस लगे हुए हैं, इसमें लेंस लगा हुआ होता है। लेंसेस की बात हो तो वो भी ऑप्टिक्स में आ जाती है। लाइट ऑप्टिक्स में आ जाती है, लेंसेस भी ऑप्टिक्स के अंदर आ जाते हैं।
माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, सब ऑप्टिक्स के अंदर। इसमें नज़र या देखने का काम हो, आई, आँख का स्ट्रक्चर वगैरह है, वो सब ऑप्टिक्स में आ जाते हैं। तो सबसे अहम काम जो इन्होंने किया साउंड पे किया और ऑप्टिक्स पे किया। समझ में आ गई बात? अच्छा, और क्या किया इन्होंने आगे बताता हूँ। और इसके अलावा जो उन्होंने तीसरा काम किया वो किस पे किया? एक्सप्लेन्ड म्यूज़िकल नोट्स। इन्होंने एक्सप्लेन किए, तफसील से बताया किनको? म्यूज़िकल नोट्स को, यानी कि सुरों को, म्यूज़िकल नोट्स को। म्यूज़िक में जो सुर होते हैं, सुर ताल, सुर पता है कितने सुर होते हैं? 8 सुर होते हैं। सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी, सा, ये 8 सुर होते हैं। सुर संगीत जिनको कहते हैं। तो किसी म्यूज़िशियन के पास जाएंगे, वो आपसे उसको बोलेंगे कि मुझे सुरों के बारे में या म्यूज़िकल नोट्स के बारे में बता दो, वो यकीनन आपको बता देगा। म्यूज़िशियन, मौसीकार, उसका काम ही है। लेकिन किसी साइंटिस्ट के पास जाएंगे, उसको बोलेंगे कि मुझे म्यूज़िकल नोट्स के बारे में बता दो, तो वो साइंटिस्ट यकीनन ये बोलेगा, भाई मैं साइंस जानता हूँ, म्यूज़िकल नोट्स सुरों का मुझे क्या लेना देना, मैं कोई मौसीकार या म्यूज़िशियन थोड़ी हूँ। लेकिन बात ये है कि म्यूज़िक का ताल्लुक़ साउंड से है, और साउंड के अंदर फ्रीक्वेंसी एक बड़ी ही अहम चीज़ है, जो कि फ़िलहाल मैं अभी आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन बात तवील हो जाएगी। याकूब इब्न इसहाक अल-किंदी ने म्यूज़िकल नोट्स को साइंटिफिक बैकग्राउंड पर एक्सप्लेन किया, साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया उन्होंने। किसको? म्यूज़िकल नोट्स को, सुरों को। इनके बड़ा गेम होता है भाई सुरों का। आपने शायद तानसेन का नाम सुना हो, बादशाह अकबर के दरबार में शायद उसके 9 रतन थे, उनमें से एक था तानसेन, बहुत बड़ा म्यूज़िशियन, बहुत से राग और सुर, वो बड़ा नाम म्यूज़िक की दुनिया में तानसेन का बहुत बड़ा नाम है। एक राग है जो बड़ा मुश्किल है, जो इंडियन बच्चे सुन रहे होंगे ना, वो तो बड़े खुश होंगे। इंडियंस जो हैं हमारे, उनकी तो ये रिलीजियस है, मज़हबी सिस्टम है, हमारा तो नहीं है म्यूज़िक में, लेकिन उनका बहुत ज़्यादा है। तो एक राग है जिसको दीपक राग कहा जाता है, दीपक राग, बड़ा ही मुश्किल है ये राग, दीपक राग। वो तानसेन जो है दीपक राग गाता था, गाना ही बहुत मुश्किल है, ठीक है, हर कोई नहीं गा सकता, वो गाता था। और वो जब वो गाता था बड़ी लय में गाता था। हिस्ट्रियंस ये बताते हैं कि जब वो ये दीपक राग गाता था तो बारिश हो जाती थी। है हैरत अंगेज़ बात, अनबिलीवेबल सर, हाउ इज़ इट पॉसिबल। इस पर ड्रामा भी बना हुआ है मेरे ख्याल में, पाकिस्तानी ड्रामा भी है आसिफ रज़ा मीर का। तो दीपक राग वो जब गाता था तो बारिश हो जाती थी, जले हुए चिराग बुझे हुए चिराग जल जाते थे जब वो ये दीपक राग गाता था। साउंड जो इसके मुंह से निकलता था, उनकी फ्रीक्वेंसी की इतनी शिद्दत हुआ करती थी कि बुझे हुए चिराग जल जाते थे, बादल आए हुए थे, बारिश हो जाती थी। ये मैं सही बता रहा हूँ आपको। नुसरत फ़तेह अली ख़ान के बारे में तो आप सुने, वो जब गाता था साउंड उसका निकलता था तो वो शीशे टूट जाते थे, शीशे टूट जाते थे, इतनी फ्रीक्वेंसी होती थी उसके साउंड की जब वो निकालता था। अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत करे। तो बहरहाल ये मौसीकी का भी चले मैंने आपको बता दिया। तो म्यूज़िकल नोट्स जो हैं वो उसको साइंटिफिकली उसने एक्सप्लेन किया फ्रीक्वेंसी की बेस के ऊपर, ठीक है भाई। और क्या था इसके अलावा, उन्होंने डिस्कस किया नेचर ऑफ साउंड को, साउंड की नेचर, नेचुरली साउंड कैसा होता है, यानी कि साउंड जो है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इस बात को भी उन्होंने डिस्कस किया। अच्छा, और क्या डिस्कस किया? आसान चीज़ें तो वैसे ही बता दूंगा वर्बली, डिफ़िकल्ट होंगे वर्ड उनको एक्सप्लेन कर दूंगा। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पे इन्होंने काम किया, जिसका लातीनी ज़बान में भी तर्जुमा हुआ, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। अब ऑप्टिक्स तो आप समझ गए कि यकीनन इसमें भी लाइट, नज़र वगैरह या विजन या बसरियात का कोई काम होगा। ज्योमेट्रिकल से क्या मतलब है? लाइट को हम देख नहीं सकते, लाइट के असर को देख सकते हैं, जी बिल्कुल। कुछ लाइट्स होती हैं जिनको हम देख सकते हैं, जब वो प्रोपेगेट कर रही होती है, लाइट एक जगह से दूसरी जगह जा रही होती है, जैसे लेज़र लाइट है वो नज़र आ जाती है हमें। लेकिन सनलाइट को अगर आप कहें कि सनलाइट आप देख रहे हैं, तो सनलाइट आप देख नहीं रहे, सॉरी। सनलाइट जब किसी चीज़ पे पड़ती है तो इसको येलोइश रिफ्लेक्शन देती है, येलो कलर का रिफ्लेक्शन देती है सनलाइट, तो आपको पता लग जाता है कि यहाँ पर सनलाइट पड़ रही है।
समझ में आ रही है बात आपको? अगर मैं कहूँ कि आप सनलाइट को आते हुए देखें तो वो आपको नज़र नहीं आएगी, वो आपको नज़र नहीं आएगी। वो चीज़ों पे सनलाइट जब पड़ती है तो वो येलो येलो सी चीज़ें नज़र आती हैं, तो हमें सनलाइट का कलर येलो महसूस होता है। इनफैक्ट सनलाइट का कलर येलो है ही नहीं, मिल्की कलर है सनलाइट का, जी मिल्की कलर है। बहरहाल ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, तो लाइट जो है उसको इसने बताया है कि लाइट जो है वो किससे मिलके बनती है, रेज से मिलके बनती है, रेज। ये तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में लाइट रेज को डिस्कस किया जाता है, ठीक है भाई। अच्छा, इसके अलावा डाइवर्स नेचर के थे, मतलब बहुत डाइवर्सिटी थी। अब एक म्यूज़िशियन है तो वो म्यूज़िक का माहिर है, पता चले वो म्यूज़िशियन साइंटिस्ट भी है, फिर पता चले वो साइंटिस्ट क्रिकेटर भी है, तो आप बोलेंगे क्रिकेटर भी है, म्यूज़िशियन भी है, साइंटिस्ट भी है। फिर पता चले कि वो एक्टर भी है, अदाकार भी है, तो आप क्या बोलेंगे, डाइवर्स नेचर है। ये तो हरफन मौला है भाई, तकरीबन हर चीज़ में माहिर आदमी है। समझ आ गई बात? डाइवर्स नेचर है कि मुख्तलिफ कामों के माहिर से। इसके अलावा इन्होंने जो है वो एक्सटेंसिव वर्क किया, एक्सटेंसिव बहुत ज़्यादा काम किया, किसके ऊपर, ऑन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ साइंस, साइंस के मुख्तलिफ शोबों में बहुत ज़्यादा काम किया। एंड प्रोमोटेड न्यू थाट्स, और नई नई सोचों को, नए नए ख्यालात को तरक्की दी, प्रोमोट किया। इन मैनी डिसिप्लिन्स ऑफ लर्निंग, डिसिप्लिन से मतलब यहाँ पर जो है वो, डिसिप्लिन से मतलब आपका चाल चलन यहाँ नहीं है, डिसिप्लिन से यहाँ मतलब है सब्जेक्ट्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग के जो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनको सब्जेक्ट्स भी कहते हैं, इनको डिसिप्लिन्स भी कहा जाता है। समझ में आ गई बात? ये डिसिप्लिन का एक और मतलब आपको पता चल गया। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। लेक्चर नंबर 7 का पार्ट 2 हमने कर लिया है, ठीक है। पार्ट 3 में इंशाअल्लाह किसको डिस्कस करेंगे, अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल बैरूनी, इनको डिस्कस करेंगे। इनको इंडियंस जो है वो विद्या सागर कहते थे, विद्या सागर। अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल बैरूनी को, जिनको अल बैरूनी कहा जाता है, इंडियंस कहते थे विद्या सागर, मतलब पता है इसका, इल्म का समंदर, ठीक है भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।